आज युद्ध का 22वां दिन है। पूरी दुनिया में ईद के जश्न मनाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे मानवता तार तार हो रहा है। सोचिए, इस 21 दिनों के युद्ध में लगभग 3000 निर्दोष ईरानी जनता को मार दिया गया है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। और ये मारने वाले कौन हैं? जो लोकतंत्र और इंसानियत की दुहाई देते हैं, ये है अमेरिका और इजराइल। जो निर्दोष लोगों पर मिसाइल्स दाग रहे हैं, जो स्कूल गिरा रहे हैं, जो हॉस्पिटल पर हमला कर रहे हैं, वहीं ईरान मजबूती से अपनी संप्रभुता और अपनी लोकतंत्र के लिए, अपने देश के रक्षा के लिए इजराइल और ईरान से अकेला ईरान जो है युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल को अकेले ईरान जो है वो टक्कर दे रहा है। अगर नुकसान की बात करें तो जहां ईरान के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, वहीं अगर सैनिक युद्ध की बात करें तो ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका पर जमकर कहर बरपाया है। लेकिन अभी भी ईरान वो इस बात का तस्दीक करता है, इस बात का ख्याल रखता है कि कोई निर्दोष आदमी न मारा जाए। इसलिए ईरान के सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि एक बड़ी नापाक कोशिश हो रही है। हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका कुछ रिहायशी इलाकों में बम गिराएं खाड़ी देशों में, और वो आरोप लगाएं कि ये ईरान ने किया और खाड़ी देश को उकसाया जाए कि वो हम पर हमला करें। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी ठिकानों, अमेरिकी सैनिकों, अमेरिकी प्लेन्स को निशाना बना रहे हैं। अगर 21 दिनों के युद्ध का लेखा जोखा देखें तो अभी ड्राइविंग सीट पर ईरान खड़ा है। ईरान इस युद्ध में सबसे आगे है, क्योंकि ईरान का जो नुकसान है वो अमेरिका और इजराइल से बहुत कम है। अगर अमेरिका के नुकसान की बात करें तो अमेरिका की इस युद्ध में कमर टूट चुकी है। 15 से ज़्यादा उसके बड़े फाइटर प्लेन, जेट जिसको ट्रंप बोलता है, वो गिराए गए हैं, जिसमें F-35 भी है, और वो जहाज़ भी है जो रिफ्यूलिंग का काम करता है। तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा अमेरिका के लिए नुकसान है कि खाड़ी देशों से उसके पैर उखड़ गए हैं। उसे अपने सैनिकों को कतर से, दोहा से, जॉर्डन से, सीरिया से, बगदाद से, इराक से, सब जगह से वापस बुलाना पड़ रहा है। इराक अमेरिका के लिए यह भी खतरनाक है कि अब तक जो फारस की खाड़ी में, जो अरब सागर है या फारस की खाड़ी है या लाल सागर है या प्रशांत महासागर है, इन सब जगह जो इसके युद्धपोत थे उसको वापस लेना पड़ रहा है, और वो ईरान से कम 1000 किलोमीटर की दूरी पर रख रहा है ताकि वो सुरक्षित रहें। ये सच है कि अमेरिका इस युद्ध में इतना फंस गया है कि वो चाहता है कि इस युद्ध से निकलने का कोई तो रास्ता मिले। दुनिया के सामने भले ट्रंप दिन में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हमने मार गिराया ईरान के नेवी को, एयरफोर्स को, लेकिन सच्चाई है कि आज भी होर्मुज स्ट्रीट पर पूरी तरह से ईरान का कब्जा है, और अमेरिका अब इसको डिप्लोमेटिक तरीके से मुद्दा बना रहा है। वो उन तमाम देशों से मदद मांग रहा है जिनके तेल होर्मुज स्ट्रीट से गुजरते हैं। लेकिन सवाल है कि ईरान ने पहले ही कह दिया है कि हम किसी और देश से, हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। जो भी जहाज है, कोई अगर आदमी अमेरिका और इजराइल की मदद करता है तो हम उस जहाज पर हमला करेंगे। जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं, जो आराम से शांति के पक्ष में हैं, उनके जहाज आते जाते रहेंगे, और भारत के 2 ऐसे जहाज आए हैं। वहीं यूरोप ने बड़ी भूमिका निभाई है, यूरोप ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, और धीरे धीरे ही सही यूरोप ने अमेरिका से अपने आप को किनारा कर लिया है। यूरोप में जर्मनी हो, उसने युद्ध से इनकार किया है कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। फ्रांस ने भी कहा है कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जापान ने कहा है, कनाडा ने कहा है, ब्राजील ने तो बाकायदा कह दिया है कि ये युद्ध ट्रंप ने दुनिया भर पर थोप दिया है, और दुनिया में जो गैस की महंगाई है, तेल की किल्लत होगी, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। इसका मतलब है कि अमेरिका की साख को बट्टा ही नहीं लगा है, उसकी साख मिट्टी में मिल गई है। अब दुनिया का कोई भी देश शायद ही अमेरिका पर भरोसा करे, और शायद ही उसके हथियारों पर भरोसा करे। अब तो इजराइल और अमेरिका के बीच भी कहासुनी शुरू हो गई है। अमेरिका ने कई बार, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमको युद्ध में घसीटा गया, हमको इजराइल ने प्रोवोक किया। वहीं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा वो पता नहीं, वो फेक वीडियो है, AI वीडियो है। उसने कहा कि हमने ही अमेरिका को युद्ध में नहीं घसीटा है। लेकिन दुनिया कह रही है कि एप्स्टीन फाइल के नाम पर ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो 21 दिनों के युद्ध के बाद ये तो तय है कि खाड़ी देशों से अमेरिका का सफाया हो गया है। वहीं इजराइल जो है, उसकी जो जितने बड़े शहर हैं, वो इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान झेला है। चाहे वो हाइफा हो,
चाहे वो तेल अवीव हो, चाहे जेरूशलेम हो। इजराइल के लिए और मुश्किल तब बढ़ जाती है जब उसके सैनिक जो अब तक फिलिस्तीन में सेफ थे, वहाँ पर हमास फिर से उठ खड़ा हुआ है और उसको मारा जा रहा है। जो ज़मीन का युद्ध है उस पर अब इजराइल फेल होता दिख रहा है, क्योंकि हमास भारी पड़ता जा रहा है। ईरान के लिए इस 21 दिनों में एक और अच्छी बात हुई है कि हिजबुल्ला के जो लड़ाका है, जो लेबनान का, वो इस युद्ध में शामिल हो गया है और वो लगातार जो इजराइल से सटा हुआ इलाका है उस पर कब्जा करता जा रहा है। यमन के लड़ाके जो हूती हैं, उन्होंने कहा है कि हम अल मंदेब को बंद कर देंगे, जिससे यूरोप में गैस और तेल जाता है। तो मिला जुलाकर ये दुनिया के लिए एक विकट घड़ी है। गैस और तेल के दाम बढ़ रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों में गरीब लोगों की ज़िंदगी मुश्किलें और बढ़ेंगी। लेकिन सवाल है कि इसका दोष अमेरिका कोशिश करे और इजराइल कि इसका सारा ठिकरा ईरान के सर पे फोड़ा जाए। लेकिन दुनिया में अब कम्युनिकेशन है, आप एक्स पर तमाम वो वीडियो देख सकते हैं जिससे साफ होता है कि किस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है। लेकिन सोचिए, अभी भी इजराइल और अमेरिका पत्रकारों को परमिशन नहीं दे रहा है कि उसके देश में कितना नुकसान हुआ है वो बताया जाए। लेकिन धीरे धीरे ईरान युद्ध भी लड़ रहा है, इस तरह की तस्वीरें भी जारी कर रहा है और जो फाइटर प्लेन्स मार गिराए गए हैं, ठीक वही हालत है अमेरिका की जो उसका हालत अफगानिस्तान में हुआ था। तो ये युद्ध जो है वो लंबा खींचता चला जाएगा। 22 दिन हो चुके हैं, सोचिए 21 दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है, आज 22वें दिन की शुरुआत है। और कहाँ अमेरिका को लगा था कि वो 5 दिनों में खामनेई को मारकर ईरान की सत्ता पर कब्जा कर लेगा। ठीक रसिया को भी यही लगा था यूक्रेन में कि 5-10 दिनों में हम युद्ध जीत लेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, युद्ध का तरीका बदल गया है। अब महंगे हथियारों का ज़माना भी लदने वाला है। अब आ रहा है सस्ते ड्रोन का ज़माना। और जिन देशों के पास मिसाइल का भंडार होगा, जैसे नॉर्थ कोरिया के पास है, कोई हमला करने की जरूरत नहीं रखता है। तो नॉर्थ कोरिया भी इस युद्ध में कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से ईरान की मदद कर रहा है। तो ईरानों की हथियारों की सप्लाई की कोई कमी नहीं है। खासकर चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देश जो हैं वो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। अगर ईरान के लिहाज से बात करें तो खाड़ी देश भी उतने नाराज ईरान से नहीं है। खासकर तुर्की जो खाड़ी देशों में एक लीड लेता रहता है, उसने कहा है कि हम ईरान के साथ हैं और इस युद्ध को बंद होना चाहिए और हम पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। तो जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत होगी, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ईरान को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सवाल है कि पहले रिफाइनरी की आग ईरान ने नहीं लगाया, ईरान के रिफाइनरी को तेहरान में जलाया गया। उसके बाद खाड़ी देशों के अड्डों पर ईरान ने हमला शुरू किया। ईरान का साफ कहना है कि जो भी देश हमारे ऊपर हमला करेगा और जिसकी सीमा की या जिसके हवाई क्षेत्र की या जिनके भी जो भी अपना एयर स्पेस, हवाई क्षेत्र या हवाई अड्डा या अपनी ज़मीन देगा अमेरिका को, हम उस पर हमला करेंगे। ईरान के रिफाइनरी पर हमला हुआ, ईरान ने भी रिफाइनरी पर हमला किया। ईरान के गैस पर हमला हुआ, ईरान ने भी गैस पर हमला किया। तो खाड़ी देशों से लगभग अमेरिका का बोरिया बिस्तर 21 दिनों के युद्ध में बंद हो चुका है। रही बात फारस की खाड़ी या अरब सागर की, तो वहाँ अभी भी अमेरिका की हैसियत नहीं इस तरह से हुई है कि वो अपने नौसैनिकों को भेजे। अपने युद्ध जो उसके जो बड़े बड़े जो जहाज हैं, जंगी जहाज हैं, जिसको नेवी इस्तेमाल करता है, युद्धपोत जिसको बोलते हैं, वो खाड़ी देशों में लाए, ऐसा नहीं लग रहा। अमेरिका और इजराइल की कोशिश है कि किसी तरह से खाड़ी देशों को इस बात के लिए मनाया जाए कि वो ईरान पर हमला करे और इजराइल और अमेरिका सिर्फ हथियार बेचे और वहाँ से तेल निकाले। ये बात ईरान के लोग समझने लगे हैं और खासकर खाड़ी देश के लोग भी समझने लगे हैं। तो इस युद्ध में जो अमेरिका की पहली स्ट्रैटेजी थी वो तो फेल होता दिख रहा है। न उसके तेल पर कब्जा वाली बात साबित हुई, न उसके हथियारों की बिक्री बढ़ेगी। उसकी दुनिया भर में किरकिरी जरूर हुई है और अब इसके बाद शायद ही वो किसी पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इस युद्ध की एक खास बात और है कि इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है। उसके हथियार बहुत महंगे हैं और बहुत बेकार हैं, जिससे दुनिया में जंग नहीं जीती जा सकती है। और ईरान ने साबित किया है हथियार जो हैं वो सस्ते हैं और ज़्यादा मारक हैं। जिस ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका 10 से 35 करोड़ रुपए खर्च करता है पैट्रियट मिसाइल के जरिए, उसी ड्रोन को ईरान जो है 30 लाख रुपए में बना लेता है। अब सोचिए, रोज 400 प्रोडक्शन है
और ये जो ड्रोन्स है उसकी क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के लिए है और वो 100 किलो से 50 किलो तक विस्फोटक ले जा सकते हैं। वही जो ईरान के मिसाइल्स हैं वो भी आधुनिक तकनीक से बने हुए हैं, मतलब ईरान ने 40 साल तक बड़ी तैयारी की है। नुकसान की अगर बात करें तो ईरान को नुकसान हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सवाल है कि ईरान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है। ईरान को नुकसान हो रहा है लेकिन उसके पास खोने का कोई खोने के लिए कुछ है नहीं। 45 सालों से लगातार ईरान जो है वो प्रतिबंध झेल रहा था, लेकिन अब वो आज़ाद है, खुला हुआ है, वो दुगने तेल का उत्पादन कर रहा है, वो रसिया और चीन को ये तेल बेच रहा है और अब वो अपने युद्ध के लिए उतने रकम की तो भरपाई कर रहा है। लेकिन अमेरिका का क्या? अमेरिका का खाड़ी देशों से जो तेल और गैस जाता था वो बंद हो चुका है। ईरान पर कब्जे का मंसूबा फेल हो गया है और इस युद्ध में उसको इतना ज़्यादा खर्च उठाना पड़ रहा है कि अमेरिका दिवालिये की तरफ हो रहा है। वो लगातार कांग्रेस से पैसे की डिमांड कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि 21 दिनों के युद्ध में अभी तक तो ये साफ है कि अमेरिका बैकफुट पर है, इजराइल बिल्कुल बर्बाद और तबाह हो चुका है और ईरान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। ईरानी लोग सड़कों पर हैं, इजरायली बंकर में है। तो ईरान इस युद्ध में 21 दिन बाद योद्धा बनकर साबित हुआ है। आप सोचेंगे आगे क्या? तो आगे दो ही चीज़ हो सकता है, या तो अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, ईरान के पास उसका भी जवाब है। कहा जा रहा है कि 10 परमाणु बम की क्षमता ईरान के पास है। रही बात कि क्या ईरान युद्ध हार जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ चीन और अभी भी रसिया बना हुआ है, जो नहीं चाहता है कि ईरान पर अमेरिका का दबदबा हो, ईरान के तेलों पर अमेरिका का कब्जा हो जाए। तो युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ज़्यादा और हालत खराब अमेरिका की होगी। इजराइल का तो पूछिए मत, फाइनली इजराइल का वो हश्र होगा जो उसने फिलिस्तीन का किया था। तो इजराइल का तो जो होना है सो होगा, लेकिन अमेरिका अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और ईरान को एक बड़ी सिंपैथी मिल रही है और वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। ये सबसे बड़ी बात है जो इस 21 दिनों के युद्ध में हुआ है। साथ ही ईरान ने बता दिया है कि आंख के बदले आंख हम लेना जानते हैं। तो ये युद्ध तो ईरान हारने नहीं जा रहा है, लंबा चल सकता है और ईरान के पास 8 साल तक लड़ने का अनुभव है। हो सकता है कि ये युद्ध 10 साल तक चले, तो भी ईरान सरेंडर तो नहीं करने जा रहा है। और आज के समय में कोई परमाणु बम मारे इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि ईरान के रडार में अमेरिका के सारे जहाज आ रहे हैं और वो मारे भी जा रहे हैं। तो 21 दिनों के बाद ये तय है कि अभी ड्राइविंग सीट पर ईरान है। नुकसान वो उठा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान अमेरिका और इजराइल को हो रहा है। साथ ही रूस के साथ 3 देश खड़े हो गए हैं, चाहे वो यमन के लड़ाके हुती हो, लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह हो और फिलिस्तीन के लड़ाके हमास हो। हथियारों की बात करें तो उसे रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से हथियारों की सप्लाई हो रही है। अमेरिका के लिहाज से बात करें तो पूरे यूरोप ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।